हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो कि हम फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस के कितने प्रकार के रूप होते हैं। फर्स्ट आता है, हम इसमें डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा परफॉर्म की जाती है, जिसका मेन मोटिव होता है पैसे को अर्न करना, अर्निंग मनी और वेल्थ को क्रिएट करना। इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन प्रकार की होती है, जिसमें कि आप बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट आता है, व्हाट इज़ द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस वो होता है जो हम रेगुलर इंटरवल्स में करते हैं और उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, जहाँ पे हम वस्तुओं का या सेवाओं का एक्सचेंज करते हैं, जिसके माध्यम से हम प्रॉफिट को अर्न करते हैं। प्रोफेशनल एक्टिविटी वो होती है जो हम स्किल के आधार पे होती है। हम कोई स्पेसिफिक एजुकेशन लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं या कोई कोड ऑफ एथिक के द्वारा किसी चीज़ को परफॉर्म करते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल की इसमें ज़रूरत पड़ती है, वो हमारी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में आता है। तो प्रोफेशनल एक्टिविटी एक स्पेशल ऑक्यूपेशंस होता है, चाहे डॉक्टर की हम बात करें, आपको उसके लिए एमबीबीएस करनी पड़ती है, लॉयर की बात करें तो एलएलबी करनी पड़ती है। तो ये सारी आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में आती हैं। और एम्प्लॉयमेंट एक तरह की जॉब रहती है। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशंस रहता है। इसमें जो एग्रीमेंट होता है वो फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच आप आपस में जो भी आपका कॉन्टैक्ट होता है, जो भी आपका रिलेशनशिप होता है, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ में आता है। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो आपकी मनी जनरेटिंग एक्टिविटी होती है, वेल्थ जनरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है, उसमें इसको कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कोई वेल्थ जनरेशन की बात नहीं होती है या मनी जनरेशन की बात नहीं होती है। ये एक तरह का इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए होती है और इसमें अर्निंग मनी या लिवलीहुड जो है इम्पोर्टेंट नहीं होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम सिंपैथी, लव, इफेक्शंस की बात करते हैं, कोई पैसे जनरेशन की बात नहीं करते हैं। जैसे मदर आपके लिए कोई खाना बना रही है या स्पोर्ट टीचर आपको कोई कोचिंग दे रहा है, फ्रेंड आपको एडवाइस कर रहा है, एग्जाम के दौरान आपको हेल्प कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है, बिकॉज इसमें कोई किसी का प्रॉफिट नहीं होता है या मनी जनरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। अब बात करते हैं बिजनेस की और टाइप ऑफ बिजनेस की। देखिए, बिजनेस क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है। बिजनेस आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है जहाँ पे हम वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, रिस्क को उठाते हैं और मेन मोटिव यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो बिजनेस एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट होता है। बिजनेस एक्टिविटी एक तरह के ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, सोसाइटी की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए की जाती है। बिजनेस एक्टिविटी आपकी रेगुलर बेस्ड होती है और ऐसा नहीं है कि एक बार आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो वो बिजनेस एक्टिविटी में आएगा। ये रेगुलर इंटरवल की एक्टिविटीज होती हैं। बिजनेस एक तरह का आपकी कोई कमर्शियल एक्टिविटी है, जिसमें या तो आप वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं रेगुलर बेसिस के आधार पर। बिजनेस एक्टिविटी का प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट अर्न होता है और सेकेंडरी मोटिव में भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जॉब क्रिएट करना या इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना होता है। तो जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है, यहाँ पे वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान, प्रॉफिट अर्न करने के लिए और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन करने के लिए आप बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, फर्स्ट वन आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना, वेल्थ जनरेट करना या मनी जनरेट करना होता है। सेकंड आता है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस एक्टिविटी में आप वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं और वस्तुओं के बदले आपको कंसिडरेशन रिसीव होते हैं, पैसे रिसीव होते हैं। जब भी आप किसी दूसरी पार्टी को कोई चीज़ दे रहे होते हैं, उसके बदले आपको कोई ना कोई चीज़ आपको मिलेगी। एंड नो इंटरनल कंजम्पशंस, किसी तरह की इंटरनल कंजम्पशंस बिजनेस एक्टिविटीज में नहीं कंसीडर की जाती हैं। थर्ड बना आता है प्रोक्वायरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस एक्टिविटी एक ट्रेडिंग एक्टिविटी है, या तो आपको बनी बनाई वस्तुएं मिलेगी जिसका आप आदान प्रदान करेंगे, गुड्स या सर्विस को एक्सचेंज करेंगे, या तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी गुड्स और सर्विस की हो सकती है। तो बिजनेस में या तो ट्रेडिंग एक्टिविटी हो सकती है जहाँ पे आपने वस्तुओं को, गुड्स एंड सर्विस को देना है, या तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं। बिजनेस एक्टिविटी आपकी रेगुलर बेसिस पे होती है, क्योंकि जो भी आप एक्टिविटी करेंगे बिजनेस एक्टिविटी में वो रेगुलर आधार पे होगी।
इसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग या रेगुलर बेसिस पे बिजनेस का काम करना आता है। प्रॉफिट अर्निंग एक मेन मोटिव रहता है बिजनेस का, क्योंकि जो भी आप बिजनेस करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न होता है। कोई भी व्यवसाय बिना प्रॉफिट के सर्वाइव नहीं करेगा। तो जो भी सेल एंड परचेज गुड सर्विस होगी वो विदाउट प्रॉफिट नहीं होगी। अनसर्टेनिटी ऑफ द रिटर्न, तो देखिए जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसका फ्यूचर में आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो आपका फिक्स नहीं होता है, अनसर्टेन है, वो श्योरिटी नहीं है कि आपको बिजनेस में कितना प्रॉफिट फ्यूचर में होगा। तो इसलिए आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो बिजनेस में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। एलिमेंट ऑफ द रिस्क, बिजनेस में रिस्क भी होता है। जितना छोटा व्यवसाय होगा उतना कम रिस्क होगा, जितना बड़ा व्यवसाय होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा। तो ये टाइप्स ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस का टाइप क्या है, उसके आधार पे रिस्क भी यहाँ पे बना रहता है। यहाँ पे प्रारूप की बात करेंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, तो अलग अलग फॉर्म्स रहती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, या फिर आपकी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों हो सकती हैं। तो ये अलग अलग तरीके की, अलग अलग टाइप्स की आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर कुछ इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, कुछ नॉन इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। इनकॉर्पोरेटेड वो सेक्टर होते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो किसी एक्ट के अंदर काम करती हैं, और नॉन इनकॉर्पोरेटेड वो होती हैं जो बिना किसी एक्ट के अंदर काम कर रही हैं। कुछ पब्लिक सेक्टर भी होते हैं, पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर होते हैं, उसमें भी इनकॉर्पोरेटेड और नॉन इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब कोई स्पेशल एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड हैं। नॉन इनकॉर्पोरेटेड कोई स्पेशल एक्ट इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। या पब्लिक एंड प्राइवेट, जहाँ पे दोनों ही सेक्टर, जो प्राइवेट ऑनरशिप एंड पब्लिक ऑनरशिप दोनों ही मिलकर काम कर रही हैं, वो आपके पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। तो वन बाय वन हम इनको अब डिस्कस कर रहेंगे और इनको डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट वन यहाँ पे आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर आपकी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको जो मैनेजमेंट, इसकी कंट्रोल जो है वो किसी कंपनी के थ्रू या इंडिविजुअल के थ्रू की जाती है, ना कि किसी गवर्नमेंट के थ्रू। तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में जो भी कंट्रोल होगा वो किसी व्यक्ति का या कंपनी का होगा। इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। जो भी ऑनर है वो पब्लिक वेलफेयर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनी है, चाहे एप्पल है, गूगल है, या बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल है, इंश्योरेंस कंपनी है, जो मल्टीनेशनल कंपनी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं। तो मेन मोटिव यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना होता है। सिंपल वे में आपको समझना है, प्राइवेट सेक्टर जो लोगों के थ्रू कंपनी, प्राइवेट कंपनी के थ्रू यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जाता है। और इसका मेन मोटिव पब्लिक वेलफेयर नहीं होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं? तो देखिए पब्लिक सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा सा उल्टा है। इसमें जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो सरकार के द्वारा किया जाती है, और सरकार में भी लोकल हो सकती है, सेंटर हो सकती है, स्टेट हो सकती है। तो यहाँ पे सरकार के माध्यम से पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल किया जाता है, और उसका मेन मोटिव पब्लिक वेलफेयर होता है। यहाँ पे पब्लिक जो भी लोग हैं, आम आदमी हैं, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचना, बिगकर सोसाइटी के बारे में सोचना, ये मेन मोटिव रहता है। और जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट है, वो पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है। पब्लिक सेक्टर में ज्यादातर वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ज्वाइंट सेक्टर की बात करते हैं। ज्वाइंट सेक्टर यानी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को ही ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। इसमें दोनों ही पार्टी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, दोनों ही मिलकर कंट्रोल और ऑनरशिप मैनेज करती है। मे बी 50-50 कंट्रोल हो सकता है, मे बी 51-40 का कंट्रोल हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी ऑनरशिप या मैनेजमेंट होती है वो दोनों ही सेक्टर के द्वारा की जाती है, और दोनों का ही मेन कॉमन गोल होता है जिसको वो अचीव करने की तरफ लगते हैं। एंड नेक्स्ट आता है इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर। इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर क्या होते हैं? ऐसे सेक्टर जो लीगली रजिस्टर्ड हैं, जो जिसकी रजिस्ट्रेशन होती हैं, या सेपरेट लीगल एंटिटी जिनकी होती है, मतलब व्यवसाय अलग है और वो स्वामी अलग है। तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पे जो बात होती है वो इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर की होती है। सेक्टर में बिजनेस को अलग माना जाता है, यानी व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी दोनों अलग होते हैं। कंपनी इसका एग्जांपल है, क्योंकि कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को देखा जाए तो वो इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर का पार्ट है। नॉन इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर क्या होते हैं? ऐसे सेक्टर जहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, चाहे वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ज्वाइंट वेंचर है, तो इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वो आपके नॉन इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर्स में आते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं?
पब्लिक कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट क्रिएटेड बिजनेस एंटिटी होती हैं जो सर्विस जो है वो सोसाइटी के लिए ऑफर करती हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन में भी फाइनेंशियल या ऑपरेशनल होते हैं और वो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर जो है वो काम करते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशंस को स्टैट्यूटरी कंपनी भी कहा जाता है और स्टैट्यूटरी कंपनी वो होती है जो स्पेशल एक्ट के तहत काम करती हैं। जैसे आपका एसबीआई का एक्ट हो गया 1955, एलआईसी 1956, उस तरह से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये स्पेशल एक्ट के तहत इनको बनाया गया है। ये पब्लिक कॉर्पोरेशन यानी सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोसाइटी को ये सर्विस देते हैं और ये बिजनेस एंटिटी होती है, एक तरह का व्यवसाय एंटिटी के आधार पे ही काम करते हैं। लेकिन इनका मेन मोटिव सोसाइटी के लिए सर्विस देना, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विस हो, चाहे वो ऑपरेशन सर्विस हो, इस तरह की सर्विस ये देते हैं और स्पेशल एक्ट के तहत ये रजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट वन आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल 51% रहता है, ये उससे ज़्यादा रहता है, जहाँ पे शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के अंदर जो है वो 51 एटलीस्ट कंट्रोल में होनी चाहिए। 51 से कम होगी तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी। तो ऐसी कंपनी या ऐसे शेयर्स कैपिटल गवर्नमेंट के जो 51 सरकार के पास हैं, मे बी वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या आपकी जो अदर जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उनके पास वो कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पे कंपनी जो है वो डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी के आधार पे काम करती है। मतलब जो भी गवर्नमेंट कंपनी है उसमें सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, चाहे वो आपके व्हील की बात करें, ओएनजीसी की बात करें, एसबीआई की बात करें, तो ये गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो है वो मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो पेड अप शेयर्स कैपिटल है वो सरकार के पास इसका कंट्रोल है 51% से ज़्यादा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, देखिए एक तरह की ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होती हैं जो डायरेक्टली कंट्रोल या मैनेजमेंट जो है सरकार करती है। तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिसको डायरेक्टली कंट्रोल मैनेज सरकार करती है, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इट ऑपरेट एज डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के आधार पे ऑपरेट होते हैं और जितनी भी फाइनेंशियल या मैनेजमेंट है एक्टिविटी है वो सरकार के द्वारा यहाँ पे की जाती है, लेकिन यहाँ पे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस डिपार्टमेंट और रेडियो डिपार्टमेंट, तो ये सारे डिपार्टमेंट जो है सरकार के डिपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट वन आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फॉर्मेशन का सबसे बड़ा एक रूप है, जिसमें जो भी काम किया जाता है वो अकेले व्यक्ति के द्वारा ही चीजों को मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। एंड इसमें जो ऑनरशिप है वो अकेले व्यक्ति की रहती है। जो भी प्रॉफिट एंड शेयर्स होता है वो अकेले व्यक्ति के बीच डिवाइड होता है। रिस्क ज्यादा बना रहता है, क्योंकि जितना भी रिस्क है वो अकेला व्यक्ति उसको वेयर करेगा। तो सोल का मतलब होता है अकेला व्यक्ति, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर। जब अकेला व्यक्ति किसी व्यवसाय का ऑनर होगा तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखिए अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक रूप है जो इंडिया में एप्लीकेबल होता है और इसको एचयूएफ कहा जाता है। एचयूएफ की फुल फॉर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ऐसी फैमिली जो अनडिवाइडेड है, मिलकर काम कर रही है। और ये हमारे जो कंट्री की बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, और ये हिंदू लॉ के तहत यहाँ पे काम होता है। जो भी फैमिली का बड़ा व्यक्ति होगा, एल्डर मेंबर होगा, उसको कर्ता कहा जाता है। कर्ता जो है वो व्यवसाय को कंट्रोल करता है ना। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रहती है कि बर्थ से जो है वो फैमिली का मेंबर बन जाता है, एचयूएफ का मेंबर बन जाता है। और ये 3 सक्सेशन मेंबर, मतलब पीढ़ी टू पीढ़ी 3 पीढ़ियों तक जो है वो इसके मेंबर जो है वो ऑटोमेटिकली ही व्यक्ति बन जाता है। इसमें जो इक्वल राइट ऑनरशिप दी गई है, जो भी प्रॉपर्टी होगी, एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है, वो इक्वल अधिकार रहेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। इसके मेंबर को को पासेंडर कहा जाता है। इसमें 2 तरह की 2 कंडीशन यहाँ पे ज्वाइंट हिंदू फैमिली के लिए अप्लीकेबल होती हैं। किसी में मेल जो मेंबर्स होते हैं, किसी में मेल और फीमेल दोनों ही मेंबर होते हैं। तो मिताक्षरा एंड देय भागा, तो ये दोनों हम जो बिल्कुल डीपली हम चैप्टर इसका दिया गया है, जो नेक्स्ट इसको हम डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप भी एक तरह की बिजनेस फॉर्मेशन है। पार्टनरशिप का मतलब होता है जब 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं
सोल प्रोप्राइटर में एक अकेला व्यक्ति काम करता है, जबकि पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होता है। इसमें पार्टनरशिप डीड होती है, उसके तहत ही एग्रीमेंट डिसाइड होते हैं और इसमें कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, रिस्क शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड की जाती है। जो भी रिस्क है वो पार्टनर का होगा, जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर के बीच यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है। नेक्स्ट आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एप्लीकेबल है। यहाँ पे लायबिलिटी की बात लिमिटेड है, यानी कि जो भी व्यक्ति मेंबर्स होंगे, जो भी पार्टनर्स होंगे, उनकी जो लायबिलिटी है वो यहाँ पे लिमिटेड बनी रहती है अप टू द कंट्रीब्यूशन। तो ये पार्टनरशिप एक्ट अलग एक्ट में आता है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अलग एक्ट में आता है। अगर आपको डीपली एलएलपी समझनी है तो इसका हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पे, वहां पे आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सोसाइटी। देखिए यहाँ पे वॉलंटरी एसोसिएशन है, यहाँ पे लोगों का जो ग्रुप है वो आपस में मिलता है, आपस में किसी ऑब्जेक्टिव के आधार पे काम करता है, मे बी वो वेलफेयर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो उसको कॉर्पोरेटिव सोसाइटी कहते हैं। जो भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है वो स्वतंत्र रूप से लोगों का समूह होता है जो मिलकर किसी काम को करता है, और इस समूह का कोई ना कोई नाम होता है जो मिलकर रख सकते हैं व्यक्ति, और इनका कॉमन कोई पर्पस होता है जिसके लिए समूह बनाया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ इलेक्टिव मैनेजिंग मेंबर होते हैं कमेटी के, जो वॉलंटरली डिसाइड किए जाते हैं कमेटी के मैनेजिंग मेंबर, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत इनको काम करना पड़ता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करवाना पड़ता है। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो किसी न किसी कॉमन पर्पस के आधार पे बनती हैं, और यहाँ पे जो है सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो एप्लीकेबल भी एक्वायर की जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो गोल है, ये पर्पस है, वो अलग अलग हो सकता है हर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, लेकिन इनको रजिस्टर करवाना क्या है, जरूरी है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी एक बिजनेस एक्टिविटी है, एन एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल फॉर्म्ड अंडर द कंपनी एक्ट। जो एक एसोसिएशन है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट करती है, एक तरह की इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस है मेंबर्स का। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी आर्टिफिशियल इंडिविजुअल है जिसमें सेपरेट एंटिटी पाया जाता है, कॉमन सील होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यानी कंपनी एक्ट का फॉर्म है, तो इसको कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी के एक्ट के तहत काम करती है, और इसके कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं, और चीफ मैनेजिंग बॉडी होती है जो कंपनी को कंट्रोल करती है। शेयर होल्डर जो है कंपनी के ऑनर्स होते हैं जो इंटरैक्ट वे में भी कंपनी को कंट्रोल करते रहते हैं। मे बी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये कंपनी में भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी हो सकती है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इंडिविजुअल की एसोसिएशन होती है जो मिलकर काम करती है, और कंपनी एक्ट 2013 के अंदर यहाँ पे रजिस्टर होती है। तो ये तो आपके टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैंने बात की, और इसको डीपली हम 1 बाय 1 चैप्टर आगे डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ तो आगे डीपली नहीं हम डिस्कस करेंगे, एक डीपली इसको हम चैप्टर वाइज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये चैप्टर सीरीज शुरू हुई है तो उसको हम बहुत लंबा जो है वो इसका पूरे चैप्टर को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट आता है नेचर ऑफ द बिजनेस। देखिए हर व्यवसाय का अपना अपना नेचर होता है, और उस नेचर के आधार पे बिजनेस की फॉर्मेशन डिसाइड होती है। किसी का बाइंग या सेलिंग ऑफ गुड्स होगा, किसी का फाइनेंशियल मैटर को डिस्कस करना होगा, किसी का नॉन फाइनेंशियल मैटर को डिस्कस करना होगा, किसी की प्रोग्रामिंग एक्टिविटी होगी, मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी, किसी की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी। तो नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो आपके टाइप्स ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायरमेंट। हर व्यवसाय में अलग अलग प्रकार की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जितना स्मॉल साइज का बिजनेस होगा कम कैपिटल लगेगी, जितना लार्ज साइज का बिजनेस होगा तो ज्यादा कैपिटल लगेगी। एंड थर्ड वन आता है लायबिलिटी। हर व्यवसाय की अपनी लायबिलिटी होती है, किसी की लिमिटेड होती है, किसी की अनलिमिटेड होती है। जैसे कंपनी की बात करें, या कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी है, लिमिटेड पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी है, जबकि पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का व्यवसाय चूज कर रहे हैं, और उस व्यवसाय के आधार पर वो लायबिलिटी डिसाइड होती है।
कंट्रोल की बात करें, व्यवसाय को जब भी हम कंट्रोल करते हैं तो कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के थ्रू भी हो सकता है, बहुत से लोगों के थ्रू भी हो सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला व्यक्ति कंट्रोल करता है, कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर या शेयर होल्डर कंपनी को कंट्रोल करते हैं, पार्टनरशिप में जो मेंबर्स होते हैं पार्टनर के वो कंट्रोल व्यवसाय को करते हैं। तो हर व्यवसाय में अपना एक फॉर्म रहता है कंट्रोल करने का। टैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे कंपनी को इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के थ्रू देना पड़ता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अलग फॉर्म के तहत अलग अलग टैक्सेस की एप्लीकेशंस होती हैं। किसी में जो है वो इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सोल प्रोप्राइटर की टैक्स लायबिलिटी सिमिलर होगी कंपनी के थ्रू, तो कंपनी की टैक्स लायबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा रहती है, सोल प्रोप्राइटर की कम रहती है। फॉर्मेशन फॉर्मेलिटी, हर व्यवसाय को शुरू करने से पहले कुछ न कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, यानी कि व्यवसाय को चलाने से पहले आपको फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, कुछ लीगल फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ेगी, या जो प्रोसीजर है वो आपको करना पड़ेगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग प्रोसीजर्स होता है। जैसे कंपनी का प्रोस्पेक्टस जारी करने पड़ते हैं, मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, आर्टिकल बनाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो उस तरह से पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड तैयार करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं है। तो फॉर्मेशन फॉर्मेलिटी हर ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, अलग होती है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो व्यवसाय जो है वो कुछ डायनेमिक एनवायरनमेंट के आधार पे चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि व्यवसाय एक फिक्स नेचर का होता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट के आधार पे इसको चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, उसके इक्विपमेंट को चेंज करना पड़ता है। तो जो भी रिक्वायरमेंट के आधार पे जरूरत पड़ती है उसके आधार पे हम व्यवसाय को भी चेंज करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन कंपनी में थोड़ा सा कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि सडनली कंपनी को चेंज करना इतना ईजी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है मैनेजर स्किल्स। देखिए, हर व्यवसाय को चलाने के लिए स्किल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना स्किल के व्यवसाय नहीं चल सकता है। किसी में मोटिवेशन, किसी में अडॉप्टेबिलिटी की स्किल या फ्लेक्सिबिलिटी की स्किल होना जरूरी है। तो ये इंडिविजुअल के आधार पे डिपेंड करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अपना एक स्किल है, वो अपने स्किल के आधार पे व्यवसाय को चलाता है। इसके अलावा जो भी कंपनी के रूप होते हैं, प्रारूप होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार की स्किल हमें चाहिए होती है। सिक्रेसी की बात करें तो कंपनी में इतनी सिक्रेसी मेंटेन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में एकल जो स्वामित्व वाला व्यवसाय है उसमें ज्यादा सिक्रेसी मेंटेन होती है। एरिया ऑफ ऑपरेशंस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लार्ज स्केल व्यवसाय पे काम करती है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप स्मॉल स्केल ऑपरेशन के आधार पे काम करती है। कंटिन्यूटी की बात करें तो व्यवसाय को लगातार चलाना जो है वो जरूरी है, रेगुलर एक्टिविटी है। तो एक व्यवसाय में जो है वो लंबे टाइम तक आपको चलना चाहिए, ताकि व्यवसाय के स्टेक होल्डर को उसका लाभ हो, बहुत से लोगों को रेगुलर स्टेबल एम्प्लॉयबिलिटी मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, तो वो बहुत जरूरी है। कुछ व्यवसाय जो है गवर्नमेंट रेगुलेशन के आधार पे काम करते हैं, गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करती है। कुछ जो है एंटरप्रेन्योर के आधार पे जो है वो काम करते हैं व्यवसाय। तो व्यवसाय के ये कुछ फीचर्स हैं। नाउ द फैक्टर नीड टू कंसीडर टू द व्हाइल स्टार्ट ए बिजनेस। जब हम कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, व्यवसाय को शुरू करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना बहुत जरूरी है, या जिन फैक्टर के आधार पे हमें काम करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला आता है सिलेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ बिजनेस। आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा व्यवसाय आपको चूज करना है, लेकिन उस व्यवसाय को चूज करने से पहले आप उस व्यवसाय की प्रकृति को जान लें, उसके टाइप्स को जान लें, उसकी रिक्वायरमेंट को जान लें, तभी उसको चूज करें। उसके प्रॉफिट और उसको जान के आपको चूज करना चाहिए। दूसरा है साइज ऑफ द फर्म। साइज या स्केल ऑफ द फर्म, यानी स्मॉल स्केल पे काम करने वाला व्यवसाय आपको चूज करना है, लार्ज स्केल पर व्यवसाय चूज करना है, या मीडियम स्केल पे। अगर देखिए, अगर आपको स्मॉल स्केल पे व्यवसाय चूज करना है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाएं। अगर आपको लार्ज स्केल पे काम करना है तो आप कंपनी को चूज कर सकते हैं। चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ द ओनरशिप। जब आपको लाइन एंड स्केल आप डिसाइड कर लेते हैं तो एंटरप्रेन्योर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि ओनरशिप या बिजनेस का प्रारूप कैसा होगा, यानी कि जो ओनरशिप है वो सोल प्रोप्राइटरशिप चाहिए आपको, जॉइंट स्टॉक कंपनी आपको स्टार्ट करनी है, पार्टनरशिप आपको स्टार्ट करनी है। तो जब आप साइज डिसाइड कर लेते हैं, लाइन डिसाइड कर लेते हैं व्यवसाय की, तब आप उसका प्रारूप भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे छोटा व्यवसाय करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप को यूज करेंगे। अगर मुझे मीडियम या थोड़ा सा मीडियम
मिनिमम कैपिटल इन्वेस्ट करनी है तो पार्टनरशिप को चूज कर सकते हैं। अगर आपको लार्ज साइज की कैपिटल इन्वेस्ट करनी है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी आप चूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो सबसे बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोकेशन। तो जब भी हम कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो एंटरप्रेन्योर को लोकेशन जो है वो डिसाइड करना बहुत जरूरी है। लोकेशन वैसी होनी चाहिए जहाँ पे कॉस्ट, प्रॉफिट और ग्रोथ हो, कॉस्ट कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, ग्रोथ ज्यादा हो। तो उस हिसाब से आपको रॉ मटेरियल भी अवेलेबल हो जाए, लेबर सप्लाई सर्विस अवेलेबल हो जाए, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी इजी मिल जाए, तो उस लोकेशन पे आपको व्यवसाय जो है वो बनाना चाहिए। फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, देखिए व्यवसाय को शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, यानी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। कम कैपिटल है तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे जाओ, ज्यादा कैपिटल की जरूरत है कंपनी पे जाओ। लेकिन कैपिटल की जरूरत में भी फिक्स कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, डे टू डे एक्सपेंसेस की आपको जरूरत पड़ेगी, तो उसकी भी आपको ध्यान रखना है, उसको भी आपको देखना है कि वो कैपिटल कैसे रेज होगी। फिजिकल फैसिलिटी भी आपको देखनी है व्यवसाय की, कि आपको उस व्यवसाय में फिजिकल फैसिलिटी कौन कौन सी चाहिए, जैसे कि मशीनरी, लैंड, रॉ मटेरियल या अदर सर्विस, किस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, प्लांट लेआउट की, कहाँ पे आपका प्लांट सेटअप होगा, उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसका रॉ मटेरियल कैसे मैनेज होगा, उसका लेआउट कैसे बनेगा प्लांट का, तो वो भी आपको डिसाइड करना है। कैसे बिल्डिंग बनेगी, कहाँ पे मशीनरी लगेगी, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। एंड कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, देखिए आपके पास अगर व्यवसाय आपको सक्सेसफुल चलाना है, बहुत सा इनकम आपको जनरेट करना है, आपके पास कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए। अगर आपके पास कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है, स्किल्ड नहीं पर्सन नहीं है, मैनेजर स्टाफ आपका स्किल नहीं है, आप अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ट्रेनिंग कीजिए, मोटिवेट कीजिए, अच्छे से काम उनसे ले सकते हैं। टैक्स प्लानिंग आपको आनी चाहिए। देखिए व्यवसाय को चलाने के लिए टैक्स प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एडवांस में ही टैक्स प्लानिंग पता होनी चाहिए कि टैक्स लॉ क्या है, कैसे एप्लीकेबल होंगे। एंड उसके बाद आपको इंटरप्राइजेस को लॉन्च करना चाहिए, मतलब व्यवसाय को शुरू करना चाहिए और व्यवसाय को स्टार्ट करना चाहिए। तो व्यवसाय को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीजें देखनी है। तो आज मैंने थोड़ा सा फास्ट आपको पढ़ाया है, क्योंकि ये फर्स्ट आपका चैप्टर था, फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, की कौन कौन से फॉर्म है आपके बिजनेस के, कौन कौन से प्रारूप है व्यवसाय के। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का है, तो उससे हम बात को डिस्कस करेंगे।